हे प्यारी दिल्ली तो रो मत, और कोई बात नहीं, देश गया है अभी दिल जिंदा है। अभी 1,82,000 लोग सारे देश में मरे, लगभग 24,500 लोग मेरे हरियाणा के थे। उसमें ये सरकारी रिकॉर्ड है। और जो तो मेरे उसके अनुसार ये संख्या देश में 6 लाख है और हरियाणा में 80,000 के आसपास। बिजवासन गांव में लड़ाई हुई जिसमें विलियम फोर्ड हारा। सदरुद्दीन और बदरुद्दीन 2 भाई लीड करते हैं। उन्होंने सिंबल बना लिया कि यदि किसी के घर पे इस तरह की कमरे भी मिलती है वो बागी जरूर। तो आग लगा दी जाती थी तो लोग जान बचाने के लिए निकलते थे जलते हुए गांव भागेंगे। हाँ, और कहता हम उनका ऐसे शिकार करते थे जैसे पशुओं का शिकार करते थे। दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो सीरीज हमने इतिहास के बारे में शुरुआत की थी कि 1857 का जो एक संघर्ष है भारत में और उसमें हरियाणा की जो एक भूमिका है उसके बारे में हमने एक सीरीज शुरू की थी। उसके 4 एपिसोड हम ला चुके हैं और बीच में एक बहुत लंबा अंतराल आया है, वो कई कारण उसमें रहे हैं। यहाँ के जाने माने इतिहासकार हरियाणा के डीएन कॉलेज में प्रोफेसर है, वो हमारे साथ लगातार इस सीरीज पे बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर हम उसको निरंतर उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेवात का जो इलाका है एक बार हम बता देते हैं कि अब तक जो हुआ है कि अंग्रेज 16वीं सदी के आखिरी में आते हैं और उस टाइम इंग्लैंड का आर्थिक ढांचा क्या है, भारत का ढांचा क्या है, फिर वो यहाँ कैसे कैसे कुटिल चालें चलते हुए अपने व्यापार का एक व्यापारी बन के यहाँ अलग अलग जगह पे व्यापार शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे भारत पे किस प्रकार वो कब्जा करते हैं। और फिर 1857 का संघर्ष है और 1857 के संघर्ष में अंबाला में और उसके बाद में रोहतक सोनीपत का अब तक हम बात कर चुके हैं। दिल्ली की एक भूमिका पे हम बात कर चुके हैं। अभी जो मेवात का इलाका है, मेवात का जो बहुत बड़ा एक संघर्ष है 1857 में, हम मेवात के बारे में बात करेंगे। उससे आगे फिर हम रेवाड़ी होते हुए और महेंद्रगढ़ होते हुए जो हिसार का की भूमिका में बात करेंगे और हिसार में भी फिर अलग अलग गाँव की भूमिकाओं पे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बहुत लंबे अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं और तो अब मेवात के बारे में एक बार बात करना चाहते हैं कि 1857 के संघर्ष में मेवात का जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा योगदान है और वो योगदान किस प्रकार से इतिहास में दर्ज किया गया या नहीं किया गया, जो कुछ चीजें छूट गई है तो शायद हम उसको पूरी करने की कोशिश करें। हमने 1857 के बारे में बात करते समय ये बात साझा की थी कि 1857 हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान, संघर्ष की गाथा को समझने का एक अवसर है। और जब हम इन पहलुओं पर विचार करते हैं, सोचते हैं, और जिसका मैंने पहले के जो हमारी कड़ियां हैं उसमें जिक्र किया, तो जहां देश के अलग अलग भागों में हुआ तो वही जो हरियाणा है उस क्षेत्र की इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका है। और उस बारे में जब हम अंबाला से शुरुआत देखते हैं, फिर थानेसर में देखते हैं, फिर पानीपत में देखते हैं और सोनीपत और रोहतक के इलाके को देखते हैं, तो हमें सारी घटनाएं साथ साथ चलती हुई दिखाई देती है। इस कड़ी में जब हम मेवात पहुंचते हैं और उस रिकॉर्ड को थोड़ा तह में आंकते हैं, तो यदि मैं उस अंग्रेजी रिकॉर्ड की बात करूं जिसमें उन्होंने ये माना कि 1,82,000 लोग सारे देश में मरे, लगभग 24,500 लोग मेरे हरियाणा के थे। उसमें ये सरकारी रिकॉर्ड है। और जो अनसरकारी रिकॉर्ड, हाँ, जो गैर सरकारी रिकॉर्ड है उसमें वो तो और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मैं देख पाया हूं, गांव की जनसंख्या का रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड, जेल की डायरी, तो मेरे उसके अनुसार ये संख्या देश में 6 लाख है और हरियाणा में 80,000 के आसपास। 80,000 के आसपास। तो इन दोनों को जब मैं इस अनुपात में देखता हूं तो जो 24,500 की संख्या आ रही है उसमें से 8,000 अकेला मेवात लेता है। 24 में से 8,000 अकेला मेवात लेता है। और 80 में से यदि मैं बात करता हूं तो ये संख्या तकरीबन 17-18 के आसपास बनती है। तो यूं कहिए कि हरियाणा के इलाके में जो मेवात का इलाका है
वहां 1857 सबसे ज्यादा चला, लंबा चला, दीर्घकालिक रहा और इसके दोनों आयाम रहे। दोनों आयाम का मतलब यह है कि ये दिल्ली की प्रत्येक घटना में जो भागीदारी है वो बहुत खुलकर रही इस इलाके की, और उसके साथ साथ जो मेवात का अंदर का घटनाक्रम है या बल्लभगढ़ की रियासत के साथ जो तालमेल का घटनाक्रम है वो बहुत कमाल का है। तो मैं आज यहां पर आपको केवल अहिरवाल का जो घटनाक्रम है उसको चर्चा में ला रहा हूं। जब 10 मई को अंबाला में हो गया और उसके बाद 11 को दिल्ली ये लोग पहुंच गए, तो उस कड़ी में जो घटनाक्रम है, क्योंकि जो मेवात का इलाका है गुड़गांव जिले में आता है, 13 मई को हमें गुड़गांव में रिपोर्ट मिलती है कि 13 मई को यहां पर लोग मेवात की ओर से लीड करते हुए यहां पर पहुंचे, और जो डिप्टी कमिश्नर है उसका नाम है विलियम फोर्ड। उसको इस बारे में सूचना मिली और उसने इनको रोकने का प्रयास किया। तो पहली जो महत्वपूर्ण लड़ाई है वो विजयवासन नामक जगह पर हुई। जो ये विजयवासन, ये एक तो दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर वाले इलाके में विजयवासन गांव, विजयवासन गांव में लड़ाई हुई जिसमें विलियम फोर्ड हारा और वो गुड़गांव छोड़ के भाग गया। तो इन लोगों ने जो गुड़गांव जिला का खजाना था उस पर कब्जा किया और 7,84,000 रुपए वहां मिले, और उसको इन लोगों ने अपने पास लिया और इस राशि का अधिकतर हिस्सा बहादुर शाह जफर को भेज दिया। मतलब वहां से जो लूटा हुआ तो पैसा था, हाँ, वो सीधा बहादुर शाह जफर के पास गया। उसके बाद जब पूरा का पूरा इलाका देखते हैं, उस कड़ी में हमें शुरुआत में लीड करते हुए दिखते हैं अलप खां नाम का एक व्यक्ति। सदरुद्दीन और बदरुद्दीन 2 भाई लीड करते हैं। आगे चलकर सदरुद्दीन की जो लीडिंग है वो काफी ज्यादा आगे हो जाती है और हसन अली इनके साथ रहता है। तो ये मुख्य लीडर उस इलाके के बनते हैं। तो इनके प्रयास से जो ये लड़ाई है उसका विस्तार होता है। पिनंगवा शुरुआत में केंद्र बनता है और पिनंगवा के ऊपर कब्जा करने के बाद ये लोग पूरी तरह से अपनी व्यवस्था को अपनी तरह से मैनेज कर लेते हैं। तो जब ये सारा कुछ मैनेज होता है तो विलियम फोर्ड तो भाग चुका था यहां से। जयपुर से एडन को भेजा जाता है, उसकी हार होती है, वो भी भाग जाता है। फिर अलवर से आता है, उसकी भी हार होती है और धीरे धीरे इसका विस्तार जो है हम पाते हैं और 22 अंग्रेज मारे जाते हैं। फिर ये गतिविधियां हमें फैलकर मिलती हैं। नू में जो खैरकुल्ला के नेतृत्व में आगे बढ़ता है और जो गांव सबसे ज्यादा लीड करते हैं उनमें ब्रोटा, रिवासन, पचनका, गेपुरी, मालपुरी, चिल्ली, उतावड़कोट, तावड़ू, सोहना, फिरोजपुर, पुन्हाना, होटल, अथीन, ये गांव प्रमुख हैं। वैसे तो तकरीबन यूं कहिए कि लड़ाई हर गांव में हुई है, लेकिन जिन गांव को अंग्रेजों ने बागी माना या ये माना कि ये गांव जो है ज्यादा खतरनाक हैं, तो उन गांवों की लिस्ट हमें इस रूप में मिलती है। तो इस कड़ी में लड़ाई में तकरीबन अंग्रेजों का पक्ष कमजोर रहता है और ये लोग खुलकर दिल्ली की जो घटनाएं हैं उनको लीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि दिल्ली पर कब्जा करना अंग्रेजों की पहली जरूरत बनती है और 14 सितंबर को उनका तकरीबन दिल्ली क्षेत्र पर कब्जा हो जाता है। दोबारा अंग्रेजों हो जाता है और अल्टीमेट 20 सितंबर को बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है हुमायूं के मकबरे से और 21 सितंबर को उसके 2 बेटे और 2 पोतों को कुतुब मीनार से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम मेवात के लोकगीत पढ़ते हैं और वहां पर इस तरह की हार का जिक्र मिलता है, तो एक लोकगीत इस बारे में भी क्लियर करता है कि हे प्यारी दिल्ली तो रो मत, और कोई बात नहीं, देश गया है अभी दिल जिंदा है, अभी मैं फिर आऊंगा और फिर आऊंगा और तेरे पे कब्जा करूंगा। यानी ये 21 सितंबर के आसपास का एक मेवाती गीत इस बारे में है कि कोई बात नहीं, दिल्ली हार गई, अभी मेवात बाकी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी गतिविधियां फिर वहां पर केंद्रित की। 2 अक्टूबर को सावर्स नाम का एक अंग्रेज गुड़गांव पर अधिकार करने के लिए बढ़ता है और गुड़गांव को वो लगभग नियंत्रित कर लेता है। 2 से 8 अक्टूबर के बीच का जो घटनाक्रम है उस पर वो कब्जा करने में कामयाब रहता है, और इसी दौरान उसके साथ कुछ और साथी आते हैं, और एक अंग्रेज तो सेनापति एंथेन नाम का व्यक्ति है, वो अपनी डायरी में यहां तक लिखता है कि मुझे जब मैं रुपड़का के आसपास गुजर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं विदेश में हूं, विदेशी धरती पर हूं, और आज तक मुझे जिंदगी में इतना ज्यादा असुरक्षित कभी महसूस नहीं किया था कि मैं किसी भी समय मारा जा सकता हूं। इतना डर उसमें व्याप्त था, और जो सेना है उसको लड़ने के लिए बार बार तैयार करना पड़ रहा है। तो इस बीच जो लड़ाई है फिर मेवात को चारों ओर से घेर कर प्रारंभ होती है। यानी एक साइड से अलवर का जो केंद्र है उसको बनाया जाता है, दूसरी साइड रिवाड़ी के ऊपर अंग्रेज कब्जा कर चुके होते हैं, इधर बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह को बंदी बना लिया जाता है, और इधर दूसरी ओर जो है जो झज्जर के नवाब हैं उनको भी बंदी बना लिया जाता है। तो अब इस नीति के तहत अंग्रेज आगे बढ़ते हैं कि धीरे धीरे घेरा छोटा किया जाए मेवात को, हाँ, और मेवात को चारों ओर से घेर कर उसको छोटा करने का प्रयास किया जाता है, और हर गांव के बाहर तोप लगाई जाती है, गांव को जलाने की बात रहती है, और यहां तक भी एक अंग्रेज तो यहाँ जो इंग्लैंड में बैठा है और वो डायरियां या जो यहाँ से सूचनाएं उनको इकट्ठा करके वो लिखता है, वो तो यहां तक लिख रहा है कि जब गांव को आग लगा दी जाती थी तो लोग जान बचाने के लिए निकलते थे जलते हुए गांव से। हाँ, और कहता हम उनका ऐसे शिकार करते थे जैसे पशुओं का शिकार करते, जैसे घोड़ों पे बैठ के शिकार करते। हाँ, नहीं, भागते हुए लोगों का, हाँ, बाहर सेना है और फिर उनका शिकार ऐसे किया जाता था जैसे पशुओं का शिकार करते। तो अल्टीमेट बहुत डर और इस तरह की परिस्थितियां बनाई गई। किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को अपराधी मानने का यही सबूत वो था जब उसके घर की तलाशी ली जाती या उसके घर में जांच पड़ताल के लिए सेना जाती, कि उसके घर किसी भी सेना के अंग की यदि वर्दी मिल गई, या फिर जो मेवाती ड्रेस है, उस दौर में जो मेवात के लोग थे वो नॉर्मल धोती बांधते थे और जो है कमरी डालते थे, जो है बनियान की जगह पर, और वो कमरी जो है बिना बटनों की हुआ करती थी। रस्सी, मतलब उसका धागा जिसको आप कहिए एक एक्स्ट्रा रस्सी कहिए या नाड़ा कहिए, उससे बांधते थे, ये मतलब थी। और ये अंग्रेजों ने सिंबल बना लिया कि यदि किसी के घर पे इस तरह की कमरे भी मिलती है वो बागी जरूर है। तो अल्टीमेट ये जो है इस तरह की परिस्थितियां रही और लड़ाई जारी रही। इधर दूसरी ओर अहिरवाल को भी टारगेट बनाया गया। तो फिर अंग्रेज धीरे धीरे, क्योंकि बाकी सारी जगह कामयाब हो गए थे, तो यहां पर आकर अपने आप को ठहरते हैं। तो अक्टूबर के महीने में 2 तारीख को, 8 तारीख को, 16 तारीख को, 19 तारीख को और 27 तारीख को
अलग अलग जगह लड़ाइयां नोट होती हैं। जो हम गोपनीय रिपोर्ट देखते हैं वो सारी की सारी होती हैं। और फिर नवंबर का महीना आ जाता है। नवंबर के महीने में दोनों मोर्चे एक साथ खोल दिए जाते हैं, अहिरवाल का मोर्चा भी और मेवात का मोर्चा भी। और जो आसपास की सेना है उसको इसी तरह से क्लियर कर दिया जाता है। तो इधर अहिरवाल में, नसीपुर में उनको सफलता मिल जाती है। फिर पूरी की पूरी जो आर्मी है 16 नवंबर के बाद वो मेवात पे चली जाती है। तो मेवात में जो रोपड़ का है वहां पर 19 नवंबर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। और अंग्रेज जो है पत्राचार ये बता रहा है कि दिल्ली के बाद यदि सबसे भीषण संघर्ष उन लोगों ने नोट किया वो रुपड़का में किया। और यूं कहिए कि लगभग छोड़ा ही नहीं कोई ठीक ठाक जो व्यक्ति किसी भी तरह की शक। फिर ये लोग इकट्ठे पेनंगवा में हो गए जो सदरुद्दीन का मूली गांव था, और सदरुद्दीन का बेटा इसको लीड कर रहा था। और आखिरी जो लड़ाई है इस इलाके की वो 27 नवंबर को हुई। 27 नवंबर मेरे हरियाणा के इलाके का लास्ट डेट है जहां पर लड़ाई और घटनाक्रम हुआ। और उस लड़ाई में जो लास्ट लड़ाई है, हालांकि रुपड़का की लड़ाई में 485 लोग सरकार मानती है मरे, लेकिन मरने वालों की संख्या वास्तव में ज्यादा रही है। और पेनंगवा की जो रिपोर्ट है वो 234 लोगों की दे रही है सरकार। संख्या वहां भी ज्यादा रही। और कुल मिला के ये लोग एक एक इंच जमीन के लिए लड़े। गांव की हर गली, हर मोहल्ला, हर चौक और हर घर क्रांति का अड्डा था, युद्ध स्थल था। हाँ, और अल्टीमेट जो लॉर्ड कनिंग है, जो उस समय का वायसराय है, वो अपने पत्राचार में यहां तक लिखता है कि यदि ये इलाका हमारे नियंत्रण में नहीं होता, मेवात का, तो हम दिल्ली में सुरक्षित नहीं रह सकते थे। और इस तरह से एक लंबे अभियान के बाद 13 मई को जो संघर्ष शुरू हुआ था वो गाथा 27 नवंबर को निश्चित तौर पर अंग्रेजों की जीत के साथ वो बाइंड अप होता है। लेकिन कई बार जो हार है उसका भी एक गौरवपूर्ण पक्ष होता है। और वो गौरवपूर्ण पक्ष ये है कि इन लोगों ने ना पीठ दिखाई, ना समझौता किया, ना फायदा और नुकसान अपनी जिंदगी का कैलकुलेट किया। और केवल एक ही बात थी कि सफाया जब अंग्रेजों का करते हुए आगे बढ़ना है तो आजादी का रास्ता एकमात्र रास्ता है। और इसलिए फिर एक और गीत जो है यहां का आता है कि ठीक है, लगता है कि लोग जीत गए हैं, लेकिन जीत और हार धूप और छाया की तरह से है, हम लेते हैं कभी जीत तो कभी हार। हाँ, आज हम हारे हैं, जीतेंगे जरूर, कामयाब होंगे। मिशन इस तरह का। एक सवाल और है कि मेवात का संघर्ष हम देख रहे हैं, बाकी हरियाणा भी हम बात कर रहे हैं, तो मेवात के संघर्ष में अंग्रेजों को कितना नुकसान हुआ है, जो जानकारी के लिए कि हमें लग रहा है कि अंग्रेजों को वहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अंग्रेजों के कितने लोग मारे गए। दूसरा, उनकी लड़ाई का तरीका क्या है, क्या गुरीला लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग, बाकी हरियाणा में वो नहीं दिख रहा है। तो मेवात के अंदर क्या, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो यदि मैं टोटल जो है नुकसान और उसको देखता हूं, क्योंकि यदि जयपुर की, अलवर की और बीकानेर के शासक की सेना के नुकसान को अंग्रेजी सेना के नुकसान के साथ काउंट करूं तो उनका नुकसान तकरीबन 1300 सैनिकों का है। 1300 सैनिक उनके मारे गए हैं। और ये लोग जो हैं इनकी संख्या जैसा कि मैंने बताया कि ये 8000 रिकॉर्ड के अनुसार क्लियर होती है। और ये सारी यदि काउंट करते हैं तो 17-18 के आसपास भी जाती है। तो ऐसे में लड़ने का तरीका गुरिल्ला तो वैसे हरियाणा के ज्यादातर हिस्से में है, लेकिन वो पहाड़ी इलाका होने के कारण उनके ज्यादा पक्ष में रहता है। और जरूरत पड़ने पर वो मैदानी लड़ाई लड़ते हैं।
लेकिन अल्टीमेट जो नुकसान है वो इस बात का है कि उनके पास भी जो हथियार हैं वो एडवांस हथियार नहीं है। मेवात के लोग पूरे हरियाणा में नहीं है। हाँ, तो जो अंग्रेज सेना है वो लड़ती है बंदूकों के सहारे और तोपों के सहारे, और हमारे बुजुर्ग यानी ये लोग जो लड़ते हैं ये लड़ते हैं लाठी, जेड़ी, गंडासा, भाला। हो सकता है पाँव में चप्पल भी नहीं हो, मतलब हाँ, जो वो लड़ रहे हैं, जिस आदमी के पास हथियार इस तरह का है पाँव में क्या तो हो, उसके रिसोर्सेज क्या होंगे उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अल्टीमेट जो लड़ाई है वो मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा की थी। जीत ये गए लेकिन प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आने दी। ये बात समझने की जरूरत है। तो दोस्तों मेवात के बारे में हमने बातचीत की है कि हरियाणा के बाकी हिस्सों की तरह ही मेवात का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसका बहुत एक बड़ा संघर्ष है और ऐतिहासिक संघर्ष है।